वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 6 लेक्चर है और यहाँ पर हम जीएस के चारों पेपर में से 1, 2, 3 और 4 पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है व्हाट इज चैट जीपीटी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी ऑन सोसाइटी। चैट जीपीटी क्या है, समाज पर चैट जीपीटी के प्रभाव पर चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर चैट जीपीटी होता क्या है। तो अगर हम चैट जीपीटी का फुल फॉर्म समझे तो उसका वो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैट जीपीटी है क्या, ये जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ठीक है, ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट है या फिर हम कह सकते हैं ये एक टूल है जो कि हमारे किसी भी मतलब कि किसी भी सवाल के जवाब को देने में जो है सक्षम है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने सभी सवालों के जवाब इसको यूज़ करके जो है वो पा सकता है। तो जैसा कि ये नाम से ही हमें पता चल रहा है एक चैट के रूप में काम करता है, मतलब कि एक इंटरेक्टिव रूप में जो है ये कार्य करता है और ये जो है ये सभी कुछ जो है ये एक कॉन्वर्सेशनल वे में, ठीक है, ये एक बातचीत करने के तरीके में जो है हमारे सारे सवालों के जवाब का उत्तर देता है। तो अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमें देखने में तो जैसे सोचने में या फिर हम कह सकते हैं कि सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कि हम गूगल सर्च करते हैं उसी प्रकार से है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो चैट जीपीटी है यहाँ पे ये हमारे ये टूल ऐसा है, ये एक ऐसा जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि एल्गोरिथम का यूज़ करके हमारे सारे सवालों का जो है जवाब देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका उपयोग जो है कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि आंसर्स को या फिर जो है एस्से को लिखने के लिए जो है आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो चैटबॉट है ये हमारे जो सवाल हैं उसको समझता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वो उसका जवाब देता है। तो चैट जीपीटी जो है इसके लिए जो है इंटरनेट पर उपलब्ध 2021 के, ठीक है, वर्ष 2021 के जो है 21 के डेटाबेस का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उस डेटाबेस को यूज़ करके हमारे सवालों का जवाब देता है। उसकी कंप्यूटिंग तकनीकों पर जो है ये आधारित है और यहाँ पर ये जितने भी जो हमारे जो वर्ड्स अगर हम उससे कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो तो उसको जो है वो एक सार्थक तरीके से, ठीक है, एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करता है और उसी के बाद जो है इसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको समझकर उसको जो है रिस्पॉन्ड करता है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे इस तरीके के ये हम इस तरीके का टूल है जो कि फॉलोअप क्वेश्चन कोई है, ठीक है, अगर कोई भी वार्तालाप चल रही है उससे तो अगर आगे कोई फॉलोअप क्वेश्चन भी है तो उसको भी जवाब देने में ये सक्षम है। और यहाँ और साथ साथ जो है ये ट्रांसलेट भी करता है। अगर आप जैसे किसी और भाषा में अगर आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और आपको किसी दूसरी भाषा में जो है उसको ट्रांसलेशन चाहिए तो ये उसे भी करने में जो है सक्षम है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये केवल जो है जो शब्दावली है, जो डिक्शनरी है और या फिर जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करता है और इसी के साथ साथ जो शब्दों का जो संदर्भ है, शब्दों का जो पूरा जो बैकग्राउंड है, उसका मीनिंग जो है उसको समझने के बाद ही जो है वो अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बहुत ही एक कन्वर्सेशनल तरीके से होता है, बहुत ही इंटरैक्टिव सेक्शन होता है अगर हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रभावों की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी के इम्पैक्ट के बारे में पूछा गया है, तो अगर हम इम्पैक्ट किसी के भी बारे में बात करते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले क्या है, ये क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स जो है, अंतर सांस्कृतिक संवाद जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करता है।
ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है इसने हमारी कई तरह से जो है हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया है, और यहाँ तक कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं टेक्नोलॉजी ने उसको भी बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आज हम यहाँ बैठ के जो है हम कहीं पे भी देश विदेश में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लेकिन यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं उनमें एक लिमिटेशन है कि क्रॉस कल्चरल में अगर किसी व्यक्ति को बाहर की भाषा नहीं आती तो वहाँ पर उसको जो इंटरेक्शन का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है ये हमें जो है अंतर सांस्कृतिक संवाद करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एक ऐसी ये जो चैट जीपीटी के ज़रिए जो मशीन्स जो हैं वो सभी के सभी, जैसे कि हमने बात की कि वो जो शब्द हैं उसका संदर्भ समझती हैं। ठीक है, और जो है लोगों को जो है लोगों के कन्वर्सेशन को जो है और ज़्यादा आसान बनाती है। तो ये जो एल्गोरिथम यूज़ करती है ये डेटा सेट यूज़ करती है, और उसी के साथ साथ जो नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है, जो हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज जो है उसी में जो है हमें रिस्पॉन्ड करती है। ये जो चैट जीपीटी जो है ये जो है यहाँ पे जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसको समझने का काम करता है, और इसी के साथ साथ जो हमारा जो ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है उसको भी जो है मिमिक करता है, उसको पूरी तरीके से जो है वो कॉपी करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो है दो लोगों के बीच का जो डायलॉग है, ठीक है, दो लोगों के बीच का जो डायलॉग है उसको और ज़्यादा जो है वो बेहतर करता है। यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन का काम ये खुद से करता है जैसे हमने पीछे बात की, और यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मशीन जो है ये खुद से ही कार्य करती है। ये जो एल्गोरिथम है, ये जो प्रोग्राम है, ये खुद से ही जो है ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के ज़रिए क्या होता है, जो अगर हम किसी भी बाहर के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो ये उसको अपने से ही ट्रांसलेट कर देगा। हमें सिर्फ एक कमांड देना होता है कि हमें हमें इस यहाँ पे जो भी, अगर समझ आइए कि कोई भी स्पेनिश भाषा में बात कर रहा है तो हम उसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे क्रॉस कल्चरल जो डायलॉग्स होते हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे जो कल्चरल डिवाइड है, ठीक है, जो कल्चरल डिवाइड है या फिर जो कल्चर के बीच में जो एक गैप है, कल्चरल गैप्स जो हैं उसको ब्रिज करने का कार्य करता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम यहाँ पे बैठ के जो है और दूसरे कल्चर के बारे में भी या फिर हम किसी दूसरे कल्चर के लोग से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ। ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं या फिर कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स, कोई भी जटिल इश्यूज़ जो है उसको आसान भाषा में समझने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर पे व्यक्ति है उसे कोई भी नई रेसिपी ट्राई करनी है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो रेसिपी है उसको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो बता देगा कि इस तरीके से कार्य करना है, तो इस तरीके से कोई भी खाना बनाना है। और इसी के साथ साथ जो है वो उसको जो है दूसरे तरीके से जो है वो हमें उसका जो है एक नया प्रारूप भी तैयार करके दे देता है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा जो है सरल करके हमारे सामने पेश कर देता है, जिससे कि हमें बेहतर समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद हम देखते हैं मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की ये ह्यूमन कम्युनिकेशन को मिमिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी है ये इससे हम लोग जो है सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो है ये लोगों को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन हमें पता है ये एक क्या है, ये एक मशीन है, ये एक प्रोग्राम है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हमें पता है कि जो सामने जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं जिस मशीन से, वो हमें किसी भी प्रकार से जज नहीं करेगा। ठीक है, तो गैर निर्णयात्मक तरीके से बातचीत करता है, तो जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्ति अपने विचार को खुलकर उस मशीन के सामने रखता है या फिर उस प्रोग्राम के सामने रखता है, तो जिससे क्या होता है उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसका डिप्रेशन लेवल जो अवसाद जो है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पे जो है लोग अपने भावनाओं को जो है व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ इससे जो है अपने मार्गदर्शन भी जो है वो भी प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर जो है लोगों को बहुत ही एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहाँ पे कि लोग अपने भावनाओं को जो है व्यक्त करते हैं। तो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है।
इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल टूल्स। एजुकेशनल शिक्षा उपकरण के रूप में भी जो है इसको देखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि ये इंटरैक्टिव तरीके से काम करता है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा जो है इंटरैक्टिव बनाने में मदद करता है। तो बहुत सारे जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत सारे जो है इश्यूज़ हैं, या फिर जो है कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में जो है हमारे सामने पेश करता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बिलीव्स हैं, कॉम्प्लेक्स अवधारणाएं जो हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो है ये पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग के रूप में भी कार्य करता है, पर्सनल ट्यूटरिंग, पर्सनल मेंटरिंग के रूप में भी जो है कार्य करता है। तो यहाँ पे जो नॉलेज गैप जो है उसको ब्रिज करने का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को सिखाता है। तो जितने भी जो यंग जनरेशन है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी आजकल जो रिमोट एरियाज में लोग बैठे हुए हैं, तो लोगों तक अपनी बात कहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरों को अपने कल्चर के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में बताने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इंडिया में जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि मतलब कि जिसके जो बोलते उनको बहुत ही कम लोग बोलते हैं, हार्डली 40 से 50 लोग जो हैं केवल बोलते हैं। ऐसी भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उन लोगों को जिनको कोई और भाषा नहीं आती, उनको अपने कल्चर, ठीक है, अपने कल्चर, अपनी भाषाओं को दूसरे तक पहुंचाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये उसको ट्रांसलेट कर देता है। तो दूसरे कल्चर, दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने में, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जो भी यंगर जनरेशन जो है, जिनको कि जो कि आज जो रिसर्च कर रहे हैं नई नई भाषाओं के ऊपर, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट तरीके के लैंग्वेज को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। रिमोट एरियाज़ में कोई बैठ के जो है आज चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो कार्य कर सकता है, और जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड के लिए भी कार्य कर सकता है। तो ये बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, तो रेशियल और जेंडर बायस को इसने बहुत ही ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहाँ पर कि ये जो चैट जीपीटी जो है, यहाँ पे जो है जो कि रेशियल बायस और जेंडर बायस देखने को मिला है। ठीक है, जब इनका यूज़ किया गया लोगों के रिज्यूमे को छांटने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा पाया गया कि कि अगर कोई टेक्निकल फील्ड का जो जॉब है उसके लिए जो है यहाँ पर इसने जो है मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। यहीं पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो है यहाँ पे किसी खास सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर जो है लोगों के जो है जो उनके बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन भी देखा गया है, जब जो है चैट जीपीटी का यूज़ किया गया था रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर रेशियल और जेंडर बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो कई बार जो है लोग जो है इसको ऐसे या फिर अपने आंसर राइटिंग के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है जेंडर बायसनेस देखी गई है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर कोई भी 13 साल का अगर समझ आइए बच्चा है और वो चैट जीपीटी का यूज़ करता है कि उसे जो है वुमेन के ऊपर, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर उसे कोई एस्से लिखना है और उसके लिए वो चैट जीपीटी का यूज़ करता है, लेकिन उसे क्या मिलेगा, उसे एक बायस्ड ओपिनियन मिलेगा, जो महिलाएं जो हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी, उसका जो एल्गोरिथम जो फीडेड है वो उसको जो है एक बायस्ड ओपिनियन मिलेगा। तो उसकी जो पूरी जो सोच होगी वो भी उसी प्रकार से हो जाएगी, जो कि हमारे जो समाज में जो है एक नकारात्मकता जो है फैलाएगी। तो यहाँ पर जो है रेशियल और जो जेंडर बायसनेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता को बढ़ाने को भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये जो है
उस पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव डालेगा सामाजिक असमानता पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो नौकरियों के लिए जो है चैट जीपीटी जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 20 फील्ड ऐसी हैं, ठीक है, 20 फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर कि चैट जीपीटी जो है नौकरियों को जो है रिप्लेस कर देगा। जैसे कि डेटा एंट्री वर्क हो गया, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, प्रूफ रीडर्स है। तो ऐसे अलग अलग 20 फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर कि जो लोगों के पास जो नौकरी जो है वो वहाँ पे उनकी नौकरी छिन जाएगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक करीब 8.5 करोड़ लोगों की जो है जॉब लॉस होगी केवल चैट जीपीटी की वजह से। और अगर जॉब लॉस होता है तो जाहिर सी बात है समाज में हमारी जो इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन ह्यूमंस। इंसानों के बीच जो सार्थक बातचीत जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या है, वो लोग जो हैं वो मशीन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं। एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जनरेटेड कन्वर्सेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं। यहाँ पे अपनी कोई भी अगर उन्हें समस्या होती है तो वो सीधा क्या करते हैं, वो मशीन के पास जाते हैं, अपने सवाल रखते हैं और जवाब ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लोगों की जो कॉन्वर्सेशनल स्किल्स होती जो हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो इससे क्या होगा, लोगों में जो एम्पैथी है, सिंपैथी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, जो डाइवर्सिटी को जो हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं गलत सूचना और फर्जी खबर भी जो है फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है चैट जीपीटी के यूज़ से। ठीक है, यहाँ पर जो है कई बार जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती है, और जो है कई बार जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है दंगे और हिंसा। ठीक है, यहाँ पे वायलेंस और रायट्स को भी जो है कई बार जो है ऐसे इंस्टेंसेस को भी बढ़ावा देने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि कई बार जो है फेक अवतार्स, ठीक है, फेक अवतार्स जो है उसको क्रिएट किया जाता है किसी पॉलिटिशियन का, किसी सेलिब्रिटी का, और एक ऐसे बायस्ड ओपिनियन उस लोगों के सामने रखे जाते हैं उनका फेस लगा के। ठीक है, कोई भी बायस्ड ओपिनियन या फिर कोई भी एक कोई हम कह सकते हैं कि हिंसा भड़काने वाला कोई भी जो है ऐसा कोई भाषण या फिर कोई भी बात जो है वो अवतार्स, जो फेक अवतार्स का यूज़ करके जो है कही जाती है, और लोग जो हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियंस को, उनको लगता है कि एक्चुअल में पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी ये बात कह रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे हिंसा जैसी जो है जो कई हिंसा जैसी जो कई बार इंस्टेंसेस जो होते हैं उसको भी अंजाम दिया जाता है। प्रौद्योगिकी पर जो निर्भरता है वो लोगों की बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ रही है। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर जो है लोग जो है कई बार जो है अपना कार्य करने के लिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहते हैं। जो छात्र जो है वो जो है बहुत चैट जीपीटी पर अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे उनकी सोचने की क्षमता जो है उस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उनकी जो आलोचनात्मक सोच है या फिर जो समस्या को सुलझाने की जो स्किल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है चैट जीपीटी का यूज़ करके, क्योंकि उनके पास जो है सारे रेडिली आंसर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उनमें जो है उनको खुद से सोचना नहीं पड़ रहा है, उनको कोई भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग उनमें नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे कि बहुत सारे फील्ड में हुआ है, बहुत सारी फील्ड में जो है बहुत सारा जो है गेम चेंजर के रूप में टेक्नोलॉजी ने जो है अपने आप को जो है अपनी जगह बनाई है। इसी तरीके से चैट जीपीटी भी जो है एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन हमें उसका जो है सही से प्रयोग करना आना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया, ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस विद द एससीओ इन एस्टैब्लिशिंग रीजनल स्टेबिलिटी। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन के महत्व पर चर्चा करें, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने में एससीओ के साथ चुनौतियों पर प्रकाश डालें। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत जो है एससीओ की भारत के पास जो है एससीओ की जो है प्रेसिडेंटशिप है इस साल में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, बहुत ही छोटा सा। तो अगर हम शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो ये एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है जिसकी की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो रीजन है, वहाँ पे कोऑपरेशन और जो स्टेबिलिटी है उसको स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो मेंबर नेशन है उनके बीच में एक सहयोग स्थापित करने के लिए और पूरे रीजन में स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी को स्थापित करने के लिए के उद्देश्य से एससीओ का गठन किया गया था। तो अगर हम फिलहाल में बात करें कि एससीओ के सदस्य कितने हैं, तो उसमें फिलहाल में जो है 9 सदस्य हैं, जो कि है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, ईरान, जो कि अभी वर्ष 2023 में ही बना है, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके 9 देश हैं। तो अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, राजनीतिक, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, मतलब कि राजनीतिक, आर्थिक और जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देना बिटवीन मेंबर नेशंस। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या क्या महत्व है, एससीओ का महत्व क्या है भारत के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है ऊर्जा सुरक्षा की, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो एससीओ के मेंबर्स मोस्टली कौन से हैं, वो सेंट्रल एशिया के हैं। और सेंट्रल एशिया जो है वो मिनरल्स और जो मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राज्य है वहाँ पर। तो अपनी जितनी भी जो उसकी इंडिया की जितनी भी जो ऊर्जा की ज़रूरत है, एनर्जी की जो ज़रूरत है, उसको सुरक्षित करने के लिए तो यहाँ पर एससीओ का प्लेटफॉर्म इंडिया यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो बहुत सारे अपने मिनरल्स हैं और एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसको इंडिया जो है पूरा कर सकता है सेंट्रल एशियन नेशन से। तो यहाँ पर इसलिए एससीओ जो है इसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं नया बाजार, एक जो इंडिया के लिए जो है एक नए बाजार के रूप में जो एससीओ मेंबर नेशंस हैं वो उभर के आए हैं। अगर हम बात करें एससीओ की, ठीक है, तो एससीओ के जो मेंबर नेशंस है, तो अगर हम उसमें देखें तो करीब इसकी जो 9 देश जो हैं इसकी पॉपुलेशन करीब 3 बिलियन की है। और साथ ही साथ हम देखते हैं जीडीपी जो है इसके मेंबर नेशन की वो 20% है वर्ल्ड जीडीपी की, ठीक है। तो वर्ल्ड जीडीपी की 20% जो जीडीपी है वो एससीओ नेशन का ही उसमें हिस्सेदारी है। और ये जो है ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक की बढ़ के कितनी हो जाएगी, 35 से 40% तक की इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी वर्ल्ड जीडीपी के अंदर। तो इंडिया की जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जो इंडिया का सामान के लिए अपनी नई मार्केट है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो इसके मेंबर नेशंस हैं वो एक नए मार्केट के रूप में जो है इंडिया के लिए कार्य करती हैं। और इसी तरीके से अगर हमें कोई रॉ मटेरियल भी चाहिए तो वो भी इंडिया को जो है एससीओ मेंबर नेशंस जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा सप्लाई रॉ मटेरियल आता है, रशिया से हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इंडिया के पास एक अलग नई मार्केट है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है, बायलैटरल डायलॉग को भी एक यहाँ पे जो है बायलैटरल डायलॉग करने के लिए भी जो है यहाँ पर इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब भी कहीं एससीओ की मीटिंग होती है तो उसके साइड बाय साइड जो है इंडिया जो है कई बार देखा गया है कि जो इसके मेंबर नेशन है उससे अलग से अपनी कुछ जो है डायलॉग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चाइना के साथ इंडिया ने डायलॉग किया था वर्ष 2020 में और पाकिस्तान के साथ किया था 2015 में, ठीक है। तो जब एससीओ की जहाँ पे भी मीटिंग हुई थी, जो भी नेशन होस्ट कर रहा था, तो वहाँ पे साइड बाय साइड जो है इंडिया जो है जो कुछ बायलैटरल डायलॉग्स भी करता है। तो वहाँ पे उसके लिए भी जो अपने आपसी जो कोई भी अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसको सुलझाने के लिए या फिर किसी भी कॉपरेशन के लिए, सहयोग के लिए जो है बायलैटरल डायलॉग्स को जो है यहाँ पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए जो है एससीओ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एससीओ जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एससीओ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अतिवादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे निपटने में भी एससीओ का जो हमारे अगर हम मेंबर नेशन के जो सहयोग लेते हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जो है दुशानबे, ठीक है, दुशानबे डिक्लेरेशन जो है वो जो है लेकर के आया गया था। इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो एससीओ है, ठीक है, तो उसकी एक खुद की है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है जिसको कि रैट्स का नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या करती है, रैट्स जो है ये एक
जितने भी मेंबर नेशंस जो हैं वो इकट्ठा होके, ठीक है, वो एकत्रित रूप से एक यूनिट होके जो है काम करते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, जितनी भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उससे निपटने के लिए जो है ये सारे मेंबर नेशन जो है आपस में जुड़ते हैं और उसका जो है हल निकालते हैं। तो कोई भी टेररिस्ट है या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ ये जो है ये सहयोग करते हैं मेंबर नेशन इस पूरे स्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे ये लोग मिलिट्री कोऑपरेशन भी करते हैं, ठीक है, मिलिट्री में सहयोग भी करते हैं और साथ साथ अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको भी शेयर करने का काम करते हैं ताकि जो टेररिज्म है या फिर आतंकवाद जो है उससे लड़ा जा सके। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आतंकवाद के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के अगेंस्ट भी, ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है उसके अगेंस्ट भी ये सारे मेंबर नेशन जो हैं सहयोग के साथ जो है कार्य कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, ड्रग्स हैं, तो इन सभी के साथ जो है लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जब ये बॉर्डर से अगर कोई भी जो है यहाँ पर अगर इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ जब अंजाम दी जाती हैं तो वहाँ पे सारे जो नेशंस होते हैं उनको आपस में मिलकर ही जब कार्य करेंगे तभी कोई भी समस्या का हल निकल पाएगा। तो एससीओ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि जो है ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है इनके खिलाफ जो है लड़ा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिविटी। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो रीजन, तो इंडिया के लिए जो है यहाँ पे सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए या फिर हम कह सकते हैं यूरेशिया तक पहुँचने के लिए जो है इंडिया को जो है यहाँ इसके जो मेंबर नेशन है उसके सहयोग अगर करते हैं तो इंडिया जो है उनको एक लैंड कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान होगी। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया के पास जो है ट्रेड के लिए और कनेक्टिविटी के लिए जो है एससीओ प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम जैसे कि बात करें एनर्जी सिक्योरिटी की, जो कि हमने बात की थी, गैस एंड ऑयल सप्लायर हैं जैसे कि कजाकिस्तान है, रशिया है, तो वहाँ से इंडिया अपनी एनर्जी की जो नीड्स है उसको पूरा कर सकता है। इसी तरह अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, ठीक है, कंज्यूमर्स की बात करें तो चाइना और इंडिया जो है वो बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट इनके पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए यह भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि इनके ट्रेड रिलेशन को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वीट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, या फिर हम स्पेसिफिकली वीट प्रोड्यूसर की ना बात करें तो जो है फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो फूड प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी एससीओ के बहुत ज़्यादा एससीओ के जो है मेंबर्स जो हैं वो भी फूड प्रोडक्शन में भी जो है वो अग्रिम देशों में से एक हैं। तो इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो राइस और वीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम रशिया की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी इशू जो है ट्रेड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूरेशिया तक अगर अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है तो भी एससीओ मेंबर नेशन का सहयोग चाहिए और इसके लिए जो है यहाँ पर हम जैसे अगर देखें तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, तो इंडिया का जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया गया है, इंडिया द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, इंडिया का ही ये प्रोजेक्ट है। तो चाबहार पोर्ट तक जो है अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इसे एससीओ मेंबर नेशन का जो है सहयोग चाहिए। इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, INSTC जो है वो भी जो है अगर एससीओ मेंबर नेशन का अगर सहयोग मिलता है तो इंडिया के लिए वो भी उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कल्चरल कॉपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अपने जो कल्चरल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भी एससीओ मेंबर नेशन का सहयोग जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा जो है और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इनफैक्ट जो भी वहाँ के जो मेंबर नेशन है तो वहाँ के लिए जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़ सकते हैं, टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इंडिया की जो टूरिज़्म पूरी इंडस्ट्री है उसको भी और ज़्यादा बूम मिलेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो कि इंडिया के लिए एससीओ के प्रति हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इंडिया के सामने। अगर वो एससीओ जो नेशन एससीओ का अगर वो मेंबर है तो उसके सामने जो है बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। अब हम एक नज़र उस पर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चुनौती देखें तो पाकिस्तान और चीन के साथ जो है इंडिया का, भारत का, हम जानते हैं कि सीमा विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पे जो कि यहाँ पे तो जब अगर सीमा विवाद चल रहा है तो पूरे रीजन में हम ये स्टेबिलिटी और पीस को किस प्रकार ही स्थापित कर सकते हैं कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का, चाइना का, पाकिस्तान का, तो ये यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंडिया के लिए एक एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि इसको किस तरीके से निपटा जा सके। इसके बाद हम देखते हैं चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल जो है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन चाइना जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम पर जो है अपने जो उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि जो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग थलग पड़ गया है। तो ये भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रगल। ठीक है, इसमें आंतरिक जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें उनके बीच में जो है आंतरिक संघर्ष भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनके आपसी जो संबंध है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान और जो ताजिकिस्तान है, ठीक है, उनके बीच में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट देखा गया है। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट देखा गया है। इनफैक्ट जो इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान है, इनके बीच में भी जो है बॉर्डर डिस्प्यूट देखा गया है। तो इनके इंटरनल स्ट्रगल इतने हैं कि आपस में कोई भी सहयोग बना पाना या फिर सामंजस्य बना पाना ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, इनफैक्ट जो रशिया जो है वो चाइना के बहुत ही क्लोज है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रशिया जो है चाइना की जो बढ़ती पहुंच है सेंट्रल एशिया में उससे जो है कहीं ना कहीं रशिया भी खफा हो रहा है। तो इससे जो आंतरिक स्ट्रगल्स जो हैं, जो आंतरिक संघर्ष जो है वो किसी भी एक ठोस नतीजे पे पहुंचने में जो है बहुत ही बड़ा रोड़ा की तरह देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। विभिन्न भू राजनीतिक हित हैं, तो जितने भी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अब वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उनमें कोई भी जो है उनका आपस में कोई भी एक सिंगल एम या सिंगल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया है, तो इनके बीच में जो है इनके जो है अपने खुद के ही जो है डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपने खुद के ही जो इंटरेस्ट हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन सभी जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया हैं, इनके सभी के अलग अलग इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान को लेके, तालिबान को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी भी एक नतीजे में पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर जितने भी जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके खुद के ही जो है अलग अलग अपने जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, अपने अपने जो है पॉलिटिकल राजनीतिक इंटरेस्ट हैं और अपने अपने ही जो है इनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो जिसके कारण जो है वो किसी भी कंसेंसस पे पहुँच नहीं पाते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो तो सबसे पहले जो है आपस में अपनी शर्त रख दी जाती है कि ये कार्य होना चाहिए, तो जिससे कि कोई भी जो है किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिविटी इशू। यहाँ पे कनेक्टिविटी समस्या भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडिया और जो अदर एससीओ मेंबर हैं तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये जो है कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया के जो पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे सेंट्रल एशिया तक अगर जाने का अगर लैंड कोई रूट है तो वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तो लेकिन अगर पाकिस्तान उसे ब्लॉक कर देगा तो इंडिया के लिए जो है कनेक्टिविटी इशू भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। तो लैंड कनेक्टिविटी जो है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है, अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक लैंड कनेक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे उसको जो है पाकिस्तान से होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है कई बार जो है रास्ते ब्लॉक कर देता है। इनफैक्ट अगर हमें यूरेशिया तक भी जाना है तो भी हमें पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान जो है अगर रास्ता ब्लॉक कर देता है तो यहाँ पे जो है हमारी कनेक्टिविटी में जो है बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं आतंकवाद। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फंड करता है। जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बहुत सारे जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इससे जो पूरा जो एससीओ का जो एजेंडा है कि हमें पूरे रीजन में इस स्टेबिलिटी और पीस को स्थापित करना है वो कहीं ना कहीं जो है डिफीट होता है। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो कि इंडिया के सामने है या
फिर हम कह सकते हैं कि जो कि यहाँ पे किसी भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन तक पहुँचने में जो है यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हर्डल की तरह काम करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम आखिर अंत में हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मिलिट्री कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के खिलाफ जो है मिलिट्री कॉपरेशन या फिर जो है सैन्य सहयोग जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रैट्स जो है उसको और ज़्यादा जो है इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इसी के बाद हम देखते हैं मल्टीलेटरल डायलॉग्स, बहुपक्षीय संवाद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एससीओ जो है यहाँ पे जितने भी जो उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है हमें जो है और डायलॉग जो है, ठीक है, जो संवाद जो है उसको और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उनके बीच में जो है और ज़्यादा जो है कॉपरेशन या फिर सहयोग करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितने भी जो मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनानी और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बेहतर कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी जो है एक जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी जो है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है इंडिया के लिए। ठीक है, तो अगर तो इंडिया को जो है कई प्रकार के जो है नए नए इनोवेटिव मेजर्स ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी प्रेजेंस को पूरे जो है वहाँ पे अपने जो यहाँ पे एससीओ की जो मार्केट है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सके। और ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, चाबहार प्रोजेक्ट है, उसको वहाँ पर भी जो है उसको भी अपने जो इंटरेस्ट जो है उसको जो है कहीं ना कहीं उसको सिक्योर कर सकता है। तो ये जो तापी है, ठीक है, तापी पाइपलाइन जो है, तो उसको इंडिया के बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि एससीओ मेंबर्स जो हैं उनके सहयोग से ही पूरे हो सकते हैं, जैसे कि तापी पाइपलाइन है। तो यहाँ पर इंडिया को जो है सहयोग सबसे बात करके डायलॉग करके इंडिया को जो है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एससीओ प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया अपने जो है इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकता है। मेजर पावर जैसे कि चाइना है, रशिया है, उनके साथ बेहतर एंगेज होने की ज़रूरत है इंडिया को। और एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके इंडिया जो है इस रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में अपनी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रीच को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से। और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी, एन्यूमरेट इट्स advantages, what steps can be taken to promote circular economy। चक्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके फायदे गिनाइए, चक्रीय इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर सर्कुलर इकोनॉमी या फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो होती क्या है। तो अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी या फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था को अगर हम बिल्कुल बॉटम लाइन में समझें तो इसका मतलब होता है कि जो भी कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको लंबे समय तक नियमित उपयोग करना उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद भी उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट एज अ होल उसकी तो लाइफ खत्म हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को दोबारा से यूज़ करना और उनकी लाइफ को बढ़ाना, या फिर हम कह सकते हैं कि उन पार्ट्स को जो है उनकी में जो है फर्दर वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, तो जो फर्दर वैल्यू ऐड की जाती है उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है और इन जो रॉ मटेरियल्स जो हैं इनकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये जो पूरा जो चक्र है, जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन का जो पूरा चक्र है, ये जो पूरी साइकिल है, इसमें किसी भी मटेरियल की जो लाइफ है उसको बढ़ाना, उसको में और वैल्यू ऐड करना ही जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये हो गई एकदम छोटी, मतलब कि बॉटम लाइन में बात की सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मटीरियल्स जितने भी जो होते हैं, जो भी मटीरियल्स जो होते हैं उनको इस तरीके से जो है डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि, ठीक है, जिससे कि जितने भी जो उनका जो प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके, उनका वो जब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी जो है लाइफ को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि कचरे को जो है न्यूनतम जो कर देना। ठीक है, जितना भी जो अपशिष्ट होता है, जितना भी जो वेस्ट होता है उसको एकदम जो है न्यूनतम करना ही जो
है वो सर्कुलर इकोनॉमी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो 4 आवर्स पर निर्भर है, ठीक है, 4 आवर्स पर जो है वो आधारित है। अगर हम सबसे पहले समझे तो वो क्या है, रिपेयर, किसी भी चीज़ की जो है मरम्मत करना। अगर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, अगर वो फिर से अगर उसको रिपेयर किया जा सकता है तो उसको रिपेयर करके यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसकी मरम्मत से इसका आशय है। इसके बाद हम बात करेंगे रिड्यूस को, ठीक है। तो हमारा जितना भी जो वेस्ट है हमें उसको रिड्यूस करना है। इसके बाद हम देखते हैं रीयूज़। कोई भी चीज़ है तो हम उसको क्या बार बार उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकिल मतलब कि पुनर्चक्रण, ठीक है। क्या हम उसमें जो है उससे जो उसके जो वेस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट का जो वेस्ट है, उससे जो प्राप्त होने वाली सामग्री है, क्या हम उसको वापस से उपयोग योग्य बना सकते हैं, तो डैट इज़ रिसाइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतने भी जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पुनः उपयोग करना, तो यहाँ पे जितनी भी जो भी उत्पाद है उनको फिर से तैयार करना, ताकि जो है उनका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं उनकी ज़रूरतों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आजकल अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे क्या मिलता है, रीफर्बिश्ड, ठीक है, रीफर्बिश्ड आइटम्स बहुत मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए। तो क्या किया जाता है, उनको रिपेयर किया जाता है। और जब भी जैसे कि अगर आप कोई भी ख़रीदने गए हैं एक मोबाइल अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो क्या होता है, तो आपसे वो क्या कहते हैं कि आपको एक्सचेंज में इतनी वैल्यू मिलेगी अपने प्रोडक्ट की। तो अगर आप एक्सचेंज करते हैं, तो अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो उसको अगर उसको रिपेयर किया जा सकता है, तो वो उसे रिपेयर करके जो है वापस दूसरे कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, रिपेयर कर दिया गया, उसको मरम्मत कर दिया गया और फिर वो रीफर्बिश्ड आइटम के नाम से बेचा जाता है। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो है कुछ उसके पार्ट्स को लेकर जो है उसको वापस से जो है नए जब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसमें उसके पार्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, हमने रिपेयर किया, रिफर्बिश किया, ठीक है, तो ये इस पूरी प्रक्रिया में जो है बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी और जो हमारा जो लेबर जो है उसकी बहुत ज़्यादा बचत होती है। और ये जो है अगर हम बात करें सर्कुलर इकोनॉमी की, तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है ऑपोजिट किसके है, लीनियर इकोनॉमी के। लीनियर इकोनॉमी क्या होता है, लीनियर इकोनॉमी होता है जहाँ पे कि हमने कोई भी चीज़ ली, ठीक है, कोई भी जो है रॉ मटेरियल लिया, उससे कुछ बनाया, उसको यूज़ किया और उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया। तो इसको टेक मेक डिस्पोज मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसको स्थायित्व, रीयूज़ और रिसाइकिल के लिए तैयार किया जाता है। और इस प्रोसेस में जो वेस्ट है, जो भी किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो वेस्ट जो हो रहा है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले अगर हम लाभ समझें सर्कुलर इकोनॉमी का, तो ये पर्यावरण की बहुत ही ज़्यादा रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक ही मटीरियल को बार बार रीयूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो हैं, कहीं ना कहीं हम उनको जो है उनका जो एक्सट्रैक्शन है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम करेंगे, जिससे कि जो हमारे जो लैंडस्केप हैं वो और ज़्यादा प्रिस्टीन हो सकते हैं। जो हैबिटेट डिसरप्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी जो है हैबिटेट डिस्ट्रप्शन से भी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब जितने भी जो जानवर हैं उनका हैबिटेट लॉस नहीं होगा, जंगल नहीं काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है हो रहा है, ठीक है, वो भी जो है बहुत हद तक हमें कम करने में मदद मिलेगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसके उत्सर्जन को भी बहुत ही ज़्यादा कम करने में मदद मिलता है। अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल की अगर हम माने, तो उन्होंने क्या बोला है कि रिसोर्सेज को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब भी हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन
संसाधन जो हैं जब भी हम उन्हें निकालते हैं और फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं तो उससे जो है GHG ग्रीन हाउस गैसेस का 50% से ज़्यादा तक जो है वो एमिशन होता है। तो इसको रिड्यूस करने में, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम लोग पहले से जो रॉ मटेरियल हमारे पास जो अवेलेबल है अगर हम उसी को यूज़ करते हैं तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारी जो प्रकृति जो है उसको भी रिप्लेनिश होने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, उसको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे तो वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब एक्सट्रैक्शन की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होती हैं तो हमें उसे कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर एक अगर हम एस्टिमेट की माने, ठीक है, तो यहाँ पे 80% से ज़्यादा ग्रीन हाउस या फिर हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किसी भी प्रोडक्ट का देखा जाता है जब हम लोग उसको जो है जब हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके हम लोग 80% उससे जो उतने भी जो उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको हम लोग डिज़ाइनिंग फेज़ में ही कम कर सकते हैं। और तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक रिलायबल प्रोडक्ट, एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ें जिसको कि बार बार हम लोग रीयूज़ कर सकें, जिसको कि हम लोग अपग्रेड कर सकें, जिसको कि हम लोग इसको रिपेयर कर सकें, मरम्मत कर सकें, जिससे कि हम लोग बहुत हद तक जितना भी जो वेस्ट हो रहा है उस अमाउंट को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद हम कैसे देखते हैं कि रिड्यूस रॉ मटेरियल डिपेंडेंस, कच्चे माल पर जो हमारी निर्भरता है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज पॉपुलेशन होने की वजह से जो डिमांड है चीज़ों की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और अगर चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल आता है या फिर प्राकृतिक संसाधन से। ठीक है, तो हमें या तो हम उसको एक्सप्लॉइट करें तो या शोषण करें, ठीक है, जितना भी जो प्राकृतिक संसाधन है, तो या तो एक तरीका ये है, या फिर जो रॉ मटेरियल जो है हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मटेरियल जितने भी हैं, ठीक है, जो 17 है, तो हम लोग इनका क्या करते हैं, इनको इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारी जो डिपेंडेंसी जो है रॉ मटेरियल की दूसरी कंट्री पे उसको भी हम लोग बहुत हद तक कम करेंगे अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की जो है लाइफ, जो उसके जो रॉ मटेरियल है उसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो ठीक है, तो अगर हम उसको रिसाइकिल करते हैं तो हमारी जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो कम करेगा ही करेगा, इसी के साथ जो हमारे जो इम्पोर्ट बिल्स जो हैं वो से भी हमें कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो कि हमें इस सर्कुलर इकोनॉमी का एक एडवांटेज के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉब क्रिएशन, ठीक है, इससे रोजगार निर्माण भी बहुत ज़्यादा होगा। वर्ष 2019 में जो नीति आयोग है उसने बोला था कि अगले 5 से 7 साल में 5 to 7 ईयर्स में अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरह शिफ्ट होते हैं तो सर्कुलर इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग अगले 5 से 7 साल में 1.4 करोड़ जॉब्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नए नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल करके आएंगी, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाएगा, उनको जो है प्लान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है नए नए प्रोडक्ट्स को जो है इनोवेट किया जाएगा, डिज़ाइन इनोवेशन किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो भी बिजनेसेस हैं वो और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी जॉब क्रिएशन और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों पे ही हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसके सोशल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी जो एक्सट्रैक्शन जो है, जो भी प्राकृतिक संसाधन का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो भी हम लोग जो है जो माइनिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। और अगर वो रिड्यूस होगा, ठीक है, तो अगर हम माइनिंग रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो कि जिनको कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है जब कहीं पे खुदाई की जाती है, ठीक है, तो उन लोग के डिस्प्लेसमेंट को भी जो है हम लोग कम कर सकेंगे। जितने भी जो माइनिंग एरियाज़ है, हिली एरियाज़ जो हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कम कर सकते हैं। और इस एक्सट्रैक्शन की वजह से जब हैबिटेट लॉस होता है तो उससे जो है उनके हेल्थ पर, उनके वेलफेयर पे जो है, वहाँ के लोकल्स पे उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो नॉन सर्कुलर इकोनॉमी जो है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, जो भी
जो भी बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ पे भी जो है उनका जो आसपास जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पे लैंडफिल्स होती हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड एरिया में वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हम बढ़ावा देंगे तो यहाँ पे जो है जो जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है वो भी उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वेस्ट को और ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने भी जो यहाँ पर जितने भी जो कचरा फैलता, जो कचरा निकलता है वो जहाँ पर जाके जमता है उसके आसपास की जो कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। वहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वेस्ट होता है, जिससे कि उनकी हेल्थ पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं तो इससे सेफ जॉब को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उनको एक हेल्दी कम्युनिटीज़ को हम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारे जो है सोशल बेनिफिट्स भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं माल की स्थायित्व या फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हम अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि और ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल होंगे। ड्यूरेबल होने की वजह से, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होने की वजह से जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि उनका जो पैसे जो हैं वो भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं तो इससे जो है ये कॉस्ट एफिशिएंट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि जो है हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी या फिर जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2022-23 का जो बजट था उसमें सबसे पहले जो है सर्कुलर इकोनॉमी के जो पूरा जो सब्जेक्ट है उसको पहचाना गया था और इस अवधारणा को जो है मान्यता दी गई थी, और ये कहा गया था कि इस पर आगे चल के काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है 2022 की, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में है कि अगर कोई भी डीजल व्हीकल है तो वो 10 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं चलेगा। तो उससे क्या होगा कि व्हीकल की जो है इसको स्क्रैप में भेज दिया जाएगा और उसका जो वेस्ट मटीरियल है उसको जो है आगे आने वाले जो न्यू प्रोडक्शन है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह जो है 15 ईयर्स के लिए जो है लाइफ रखी गई है पेट्रोलियम, जितने भी जो पेट्रोल से चलते हैं वो वाले व्हीकल्स के लिए। इसके बाद है मैक्सिमाइज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जिसमें कि है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, मेटल्स रिसाइकलिंग पॉलिसी है। तो इस तरह सरकार जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे रूल्स लेके आई है जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी को हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है एलिमिनेट करने की बात कही गई है। इसी तरह अगर हम देखें तो नीति आयोग ने जो है 11 कमेटी बनाई है जिसमें जो कि अलग अलग 11 फोकस एरिया पे काम करेंगे, और जो भी वो और ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनको कि लीनियर इकोनॉमी जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेक मेक डिस्पोज मॉडल से जो है हम लोग आगे बढ़कर जो है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इन 11 एरियाज़ को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो सीमेंट बनने के लिए जो भी सूट वगैरह इकट्ठा होता है तो उसको भी फर्दर जो है उसको रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, रोड बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, तो इस तरीके से जो है रिसाइकिल किया जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे 11 फोकस एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। इसी के अलावा जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे गोबर्धन योजना है, डिजिटल इंडिया है। ऐसा माना जाता है कि जो डिजिटाइजेशन, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है जिससे कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको और ज़्यादा हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस क्षेत्र में और ज़्यादा जो है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
तो हमें जो है बेहतर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, तो उसको और ज़्यादा उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके के साथ हमें हमें रिसाइकल जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर बनाना की ज़रूरत है, ताकि उसकी जो रिसाइकलिंग की जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो भी ग्लोबल जायंट्स है रिसाइकलिंग के क्षेत्र में, उनकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है जो डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसको जो है रिसाइकिल करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग पे और ज़्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसी के बाद हम देखते हैं प्रॉपर लेजिस्लेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे ऐसा भी किया जा सकता है कि जितने भी जो इन बिजनेस या फिर बिजनेस यूनिट्स या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि एक रूल या फिर एक लॉ लेकर के आना चाहिए, जिसमें कि उनका हो कि उनको जो अपने रॉ मटेरियल में जो है 50% या 20% जो है वो रिसाइकिल प्रोडक्ट्स को ही जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है रिसाइकिल्ड या फिर हम लोग जो सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या फिर इम्पोर्टर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो है एक टारगेट जो है सेट कर दिया जाता है कि वो इतना जो है वेस्ट डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स जो है उनके लिए सेट किया जाता है कि जितना भी जो वेस्ट होगा उसको डिस्पोज करने की जो जिम्मेदारी जो होगी वो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, बल्क कंज्यूमर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, इनकी होगी। तो यहाँ पर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो है उनको दिया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इंसेंटिवाइजिंग इंडस्ट्रीज़। उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हम जो है उनको फिस्कल इंसेंटिव जो हैं वो दिया जा सकता है कि जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो पूरी सप्लाई चेन को अगर वो लोग पूरा करते हैं तो उनको वहाँ पे फिस्कल इंसेंटिव्स दिया जाए, या फिर जो है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रमोट करें। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टमिक चेंज। व्यवस्थागत तरीके से हमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितने भी जो हमें जो है पूरे सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है। ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले। ठीक है, या फिर उसके जो कंपोनेंट्स जो हैं, उसके जो पार्ट्स जो हैं, उसकी लाइफ को हम लोग जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सके, उसको जो है बार बार यूज़ उसको किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, जो लार्ज मशीन्स होती हैं, लार्ज मशीन्स जैसे कि MRI की मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन है, या फिर हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर जो मशीन्स होती हैं जिनकी की अपफ्रंट वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स जो उसका जो जब उन मशीन्स की जब लाइफ एंड हो जाती है तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स जो होते हैं, उसको जो है फर्दर एज ए रॉ मटेरियल नए प्रोडक्ट के लिए जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सिस्टमिक पूरा जो है चेंज लेकर के आने की ज़रूरत है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एंड मास अवेयरनेस, शिक्षा एवं जन जागरूकता। यहाँ पर जो है जो भी लोगों को जो है यहाँ पे उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा जो है शिक्षित करने की ज़रूरत है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। लोगों को ये समझाना चाहिए कि जो है उनके जो भी वेस्ट जो वो करते हैं तो उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से वो जो है मैनेज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो है लोगों का पार्टिसिपेशन से उनको बताना चाहिए कि जो है टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम लोग किस तरीके से अपने जो वेस्ट मटेरियल जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं और इस क्षेत्र में और ज़्यादा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पूरे व्यवहार में जो लोगों का व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो है ये केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आम जनता, ये हमारे और आपके सबके लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग अपने बिहेवियर में बहुत हद तक चेंज लाएं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होता है तो हम जाके बाज़ार से नया ले आएँ। हमें देखना चाहिए क्या हम इसको जो है वापस से जो है इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसकी मरम्मत करा के इसको उपयोग में ला सकते हैं, क्या ये रिसाइकल हो सकता है, क्या हम इसको पुनः उपयोग करा सकते हैं। ठीक है, क्या हम किसी भी तरह इस जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका जो है उसमें मूल्यवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से हमें अपने भी बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा कि हम लोग जो कंजम्पशन
कंजम्पशन कर रहे हैं वो माइंडफुल कंजम्पशन करें। ऐसा नहीं है कि बस हम गए और बाज़ार से सामान खरीद के ले आए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वाकई में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसका जो है इन्वायरमेंट पे जो है क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग जो है यहाँ पर जो है सर्कुलर इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम लोग उस पर शिफ्ट हों। ये केवल जो 11 फोकस एरियाज़ जो हैं, जो सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ तक नहीं, ये हर क्षेत्र में उसको ले जाने की ज़रूरत है। तभी जो है हमारा जो पूरा जो प्लैनेट है वो और ज़्यादा सस्टेनेबल बन सकता है। ठीक है, तभी हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी जो है हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरमेंटल एथिक्स, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन करेंट टाइम्स। ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता को परिभाषित करें, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे पर्यावरणीय नैतिकता या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो होता क्या है। तो ये जो एनवायरमेंटल एथिक्स है ये हमारे और जो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसके बीच के एक एथिकल रिलेशनशिप को दर्शाता है। मतलब कि मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो नैतिक संबंध है, ठीक है, उसको दर्शाता है क्या, वो एनवायरमेंटल एथिक्स होता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी हमारे जो पर्यावरण है उसके बहुत सारे जो है इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो यहाँ पर ह्यूमन को भी जो है एक इस पूरे जो लार्जर सोसाइटी जो है, ये जो पूरा जो पर्यावरण है उसका एक अभिन्न अंग जो है वो माना गया है, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स की तरह ही। और क्योंकि जो ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग ब्लेस्ड है क्योंकि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास कॉन्शियसनेस है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से हम लोग जो है इसको सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण को अगर हम माने तो सबसे ज़्यादा जो है इसका शोषण भी जो है ह्यूमंस ने ही किया है। तो ये हम लोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है इसको कंजर्व करें, इसको प्रिजर्व करें और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक उच्चतम जो है एक जो है पर्यावरण दे सकें। तो यहाँ पर जो हमारी जितनी भी जो एक्शंस होते हैं, हमारी पॉलिसीज़ कैसी रही हैं इन्वायरमेंट के प्रति, तो ये सभी जो है हमारे पर्यावरण पे जो है वो फ़र्क डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो भी हमारी एक्शंस हैं, उससे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम, उस पर जो है सीधा असर पड़ता है। तो हम अब किस तरीके के कदम लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है, और यही जो है हमें एनवायरमेंटल एथिक्स सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये हमें एनवायरमेंटल एथिक्स सिखाता है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं कि जो है कि अगर हमें प्लांट्स, अगर हम देखते हैं कि हमें जो है ट्रीज़ को काटना है, या फिर अगर हम बहुत ही ज़्यादा जो है पानी को जो है वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पर्यावरण पे जो है वो नकारात्मक असर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसीज़, हमारा एटीट्यूड क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरे एनवायरनमेंट, पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो कि जो है अपने आप रिप्लेनिश हो जाती है, जिसमें कि जो कोई भी जो प्राकृतिक संसाधन जो है उसका कोई भी जो है ह्रास नहीं होता है, कोई भी को किसी भी प्रकार से उसे क्षतिग्रस्त जो है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गई। तो हमारी पॉलिसीज़, हमारा एटीट्यूड क्या है इन सारे रिसोर्सेज की, इन सारे रिसोर्सेज के प्रति। ठीक है, कि क्या हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर का यूज़ करते हैं। तो हमारी सरकार या फिर हम जो है हमारी पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे एनवायरनमेंट पे जो है असर डालती हैं, सीधा सीधा असर डालती हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर हम आगे
करते हैं तो ये एक एथिकल चॉइस होगी, क्योंकि इससे जो है हमारी हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उससे डिप्लीट नहीं होते हैं, पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का नहीं होता, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उस एनवायरनमेंट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल एथिक्स की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एनवायरमेंटल एथिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारी एनवायरमेंटल से जुड़ी हुई समस्याओं को देख रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पेड़ों की कटाई की जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए माइनिंग की जाती है, ठीक है, जिसके प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उसका उत्सर्जन हो रहा है, जिससे कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका जो पूरा जो तापमान है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको कि हमें वर्ष 2030 तक जो है एकम्प्लिश करना है, तो उन सभी को अगर हम देखें तो इन सभी नज़रिए से जो है हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति जो है और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और ज़्यादा पॉजिटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो है हमें इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है उसको पढ़ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स आखिर करता क्या है, ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता जो है वो करती क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हिस्सेदारी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, ठीक है, तो यहाँ इन कंट्रीज से जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी इकोनॉमिकली और जो कि बहुत ही ज़्यादा जो समृद्ध देश नहीं है उनका इसका इम्पैक्ट जो है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उन देशों पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकली एडवांस जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, उनकी वजह से ही जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, लेकिन इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पुअर पीपल पे पड़ रहा है, जो कि रिसोर्स डिप्राइव है, जिनका कि बहुत ज़्यादा जो है हाथ ही नहीं है इस पूरे जो है जो हमारा जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसमें, लेकिन उस पर जो है उनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो है एडवांस जो कंट्रीज़ हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ये समझाता है कि पर्यावरण के प्रति उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जो है पर्यावरण को हम लोग और ज़्यादा जो है सुरक्षित कर सके, कंजर्व कर सके। इसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लोगों में ये जागरूकता फैलानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो अपने एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम लोग जो हमारा जो एनवायरनमेंट जो है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि हम लोग आज अपनी तो ज़रूरत को जो है पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जो ज़रूरत है, उसके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी वो जो है पूरा फ़ायदा उसका मिलना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए माइंडफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से अपने जो प्लानट है उस पर रहते हैं, किस तरीके से हमारी पॉलिसीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, हम अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से जो है यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से हार्नेस कर रहे हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकास और वनों के विनाश के बीच जो है संतुलन बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो है वनों की कटाई की जा रही है, वहाँ पे या तो जो है कोई भी जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ताकि लोग वहाँ रह सकें, या फिर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ज़रूरी है कि हम लोग जो है कंट्रोल करें डिफॉरेस्टेशन को, कंट्रोल करें जितनी भी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो है कार्बन एमिशन होता है, जिससे अगर हम पेड़ काटते हैं तो उससे भी जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस जो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डेवलपमेंट के नाम पे जो वनों की कटाई हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाता है इन्वायरमेंटल एथिक्स की, हमें जो है अपने बायोडाइवर्सिटी को या फिर पर्यावरण को जो है वो
सुरक्षित रखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल पीपल एंड नेशन। कमज़ोर लोग और जो राष्ट्र है जो है उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, ये किसी एक कंट्री तक जो है ये सीमित नहीं है। ये आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जो है अगर ये कोई भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर हम कह सकते हैं पॉल्यूशन, ये सारी समस्याएं जो हैं ये सभी कंट्रीज़ की हैं। ये किसी नेशनल बाउंड्री पर या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की नहीं है। यहाँ पे पूरा जो हमारा प्लानट है वो सभी इन सभी जो परेशानियां हैं उससे जो है ग्रसित है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है जो पुअर लोग जो हैं या फिर जो आइलैंड नेशंस हैं जिन्होंने कि ग्रीन हाउस गैसेस में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, लेकिन आज जो आइलैंड नेशंस जो हैं वो डूबने की कगार पे आ गए हैं। उनका पूरा जो एग्जिस्टेंस जो है उस पर कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ इसी तरह यहाँ पे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो भी जो है क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। तो ये जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं या फिर ये हर उस व्यक्ति की हमें याद दिलाता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें जो है क्लाइमेट चेंज के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो है वो कार्य करना है। इसी के बाद हम देखते हैं बायोसेंट्रिसिज्म। बायोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि जितनी भी हमारे जो अर्थ पे जितनी भी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं या फिर जो जितने भी हमारे जो अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी जो है जो अर्थ की रिसोर्सेज जो हैं उनके पास जो है उन जितनी भी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उन सभी के पास राइट है कि वो एक डिग्निटी वाली लाइफ को जो है वो जी सकें। और ये ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से जो है अपना जो पर्यावरण के जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करता है। ठीक है, एनिमल वेलफेयर है, स्पीशी कंजर्वेशन है। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सब जिम्मेदारी इंसान की है, क्योंकि उसी की वजह से जो है आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें, जैसी परेशानियों को हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो बायोसेंट्रिसिज्म हमें बताती है कि जितनी भी जो लिविंग एंटिटी हैं, एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो उनकी भी जो है एक लाइफ ऑफ डिग्निटी उन्हें चाहिए। उनके लिए भी जो है एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए। उनके भी हम लोग मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोसेंट्रिसिज्म हमें बताता है कि जितनी भी जो लिविंग एंटिटी हैं उनके लिए हमें जो है एक अनुकूल पर्यावरण देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं महामारियाँ, पैंडेमिक्स। ठीक है, पैंडेमिक्स जैसे कि हमने देखा है जीका वायरस है, इबोला है, उसके बाद हमने ये कोविड-19 देखा है। तो हमने ये सब देखा है कि जब भी अगर हम जो है पर्यावरण या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमें जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। पैंडेमिक्स हमें देखने को मिली हैं। तो इसके लिए भी जो है हमें एक माइंडफुल अपनी जितनी भी जो रिसोर्सेज हैं अपनी उसका यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ देखें उत्तराखंड में तो कि अगर हम लोग ने यहाँ पे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, अगर उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है तो जो हमें बहुत सारे जो है प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली हैं। ठीक है, केदारनाथ वाली आपदाएं थी, फिर उसके बाद भी हमने कई सारी आपदाएं देखी हैं, लैंडस्लाइड देखा है, हर साल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें प्रकृति के साथ जो है यहाँ पर हमें खिलवाड़ नहीं करना है। प्रकृति के तरफ जो है हमें और ज़्यादा जागरूक बनाता है एनवायरमेंटल एथिक्स, और हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़, हमारा एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए हमें प्रकृति की तरफ। तो हमारी जो प्रकृति है, अगर हम एनवायरमेंटल एथिक्स को अगर हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने में मदद करता है। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको और ज़्यादा बेटर बनाने में मदद करता है। और इसके लिए हमें बहुत सारे जो है ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे जो है एक हम कह सकते हैं वैल्यूज़ होने चाहिए, जिससे कि हम लोग एनवायरमेंटल एथिक्स को और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि एम्पैथी हो गया, लव है, कंपैशन है इन्वायरमेंट के प्रति। तभी हम लोग जो है एनवायरमेंटल एथिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे और अपने प्रकृति के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।